गुड मॉर्निंग। आज हम तिलक के स्वराज्य संबंधी चिंतन का अध्ययन करेंगे। आप जानते हो, तिलक ने प्राचीन भारतीय दर्शन का गहरा अध्ययन किया था और जिसका आधार बहुत सिद्धांत था धर्म राज्य। धर्म राज्य का अभिप्राय एक राजनीतिक व्यवस्था से है जो धर्म पर आधारित हो, जिसका उद्देश्य धर्म का रक्षण तथा पोषण हो। स्वराज्य इस धर्म राज्य की ही एक स्थिति है। इस प्रकार तिलक के लिए एक स्वराज्य नैतिक आवश्यकता थी और प्रत्येक भारतीय का धर्म अर्थात कर्तव्य था। इसलिए उन्होंने घोषित किया था कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। तिलक के इस मूल मंत्र का महत्व समझने के लिए हमें दादा भाई नारोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे उदारवादी नेताओं की स्वराज्य संबंधी धारणा से तुलना करनी पड़ेगी। उदारवादी नेता स्वराज्य की मांग ब्रिटिश नागरिक होने के नाते ब्रिटिश उपनिवेशों के नमूने पर करते थे। उन्होंने अपनी प्रेरणा ब्रिटिश इतिहास और संस्थाओं से प्राप्त की थी। तिलक की प्रेरणा का स्रोत प्राचीन भारतीय दर्शन था, जिसमें स्वराज्य को व्यक्ति का धर्म बताया गया है। इस प्रकार उनकी स्वराज्य की धारणा भारतीय संस्कृति का परिणाम थी। तिलक के अनुसार स्वराज्य एक ईश्वरीय गुण है। विदेशी साम्राज्यवाद राष्ट्र की आत्मा का हनन कर देता है। इसलिए उन्होंने विदेशी साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष और भारत के लिए स्वराज्य की घोषणा की है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने राष्ट्रीयता की जो परिभाषा दी थी, तिलक उससे सहमत थे और 1919 में वुड्रो विल्सन के राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धांत को भी तिलक ने स्वीकार किया था और व्यवहारिक प्रयोग की मांग की थी। तिलक के राष्ट्रवादी दर्शन में मैजिनी, बर्क, मील और विल्सन की धारणाओं का भी समन्वय था और इस समन्वय को ही तिलक ने स्वराज्य शब्द द्वारा व्यक्त किया था। स्वराज्य से तिलक का क्या आशय है, ये बात जानने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि 1916 से पूर्व स्वराज्य से तिलक का आशय देश के लिए पूर्ण स्वाधीनता की ऐसी स्थिति से था जिसमें ब्रिटिश सम्राट के लिए कोई स्थान नहीं था। स्वराज्य से तिलक का आशय 1916 से पहले और 1916 के बाद दोनों हमें देखने पड़ेंगे। तो 1916 से पहले उनका जो स्वराज्य से संबंधित विचार था, उसमें भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग थी। लेकिन 1916 में उन्होंने स्वराज्य की अपनी धारणा को तत्कालीन परिस्थितियों में अधिक समयानुकूल और व्यवहारिक बना लिया और होम रूल आंदोलन के अंतर्गत 1916 को अहमदनगर में स्वराज्य पर अपने पहले भाषण में उन्होंने कहा था कि स्वराज्य से अभिप्राय केवल ये है कि भारत के आंतरिक मामलों का संचालन और प्रबंध भारतवासियों के हाथों में हो। हम ब्रिटेन के राजा सम्राट को बनाए रखने में विश्वास करते हैं। उनके ये विचार उनके यथार्थवादी दृष्टिकोण का परिचय देते हैं। तिलक ने अपनी पूर्व धारणा अर्थात पूर्ण स्वाधीनता की आशंका का परित्याग नहीं किया था, वरन तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वराज्य का व्यवहारिक सुझाव उन्होंने दिया है। यह पूर्ण स्वाधीनता की दिशा में उनके द्वारा उठाया गया महत्वपूर्ण कदम था। उनके द्वारा इस स्थिति को अपनाए जाने का कारण यह था कि स्वराज्य की मांग को राजद्रोह से अलग किया जा सके और देश की जनता को स्वराज्य के लिए संगठित किया जा सके। क्योंकि जो आशय तिलक का स्वराज्य के संबंध में 1916 से पहले था, अंग्रेज उसको राष्ट्रद्रोह है
मानते थे। इसलिए राष्ट्रद्रोह से बचने के लिए उन्होंने इसमें व्यवहारिक सुधार कर लिया और वे जानते थे कि स्वराज्य का संदेश प्रसारित करने के लिए उनका जेल से बाहर रहना बहुत आवश्यक है, जिससे जनता को जागरूक, संगठित और स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए प्रेरित कर सकें। उनका आदर्श तो भारत के लिए संपूर्ण अर्थों में स्वतंत्रता ही था और तिलक स्वराज्य के साथ अपने देश के लिए ऐसी शासन व्यवस्था के पक्षधर थे जिसमें शासन के सभी अधिकारी और कर्मचारी जनता के प्रति सचेत रहें और जनता के प्रति उत्तरदायी रहें। तिलक का विश्वास था कि राज्य का अस्तित्व जनता के कल्याण और सुख के लिए ही होता है। इस आधार पर स्वराज्य का आशय था कि अंतिम सत्ता जनता के हाथ में हो और इस आधार पर उन्होंने कहा कि भारतीय रियासतों में भारतीय शासक होते हुए भी स्वराज्य नहीं है। तिलक भारतीय शासन प्रणाली में मूलभूत परिवर्तन चाहते थे। स्वराज्य की तिलक की धारणा मुख्यतः शासन चलाने वाले व्यक्तियों से नहीं वरन शासन के मूल प्रयोजन से अधिक थी और तिलक ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में स्वराज्य को लगभग इसी आशय से ग्रहण कर लिया था जिस आशय से उदारवादी नेताओं ने इसे ग्रहण किया था। लेकिन तिलक और उदारवादी नेताओं की स्वराज्य संबंधी धारणा में महत्वपूर्ण अंतर है। उदारवादी नेताओं की विभिन्न राजनीतिक विचारों में देश के लिए स्वराज्य भी एक विचार था और तिलक के लिए केवल मात्र ये विचार नहीं था, उनका धर्म, उनका जीवन और उनका प्राण स्वराज्य था। ये उदारवादी और तिलक के स्वराज्य संबंधी विचारों में मुख्य अंतर माना जाता है। उदारवादी नेता स्वराज्य का उल्लेख तो करते हैं लेकिन न तो उन्होंने गुलामी के अपमान को तिलक जैसी गहराई के साथ अनुभव किया और न ही वे इसके लिए उन्होंने इतना संघर्ष किया। तिलक का समस्त राजनीतिक चिंतन स्वराज्य पर ही केंद्रित है। उनके अनुसार स्वराज्य समस्त सामाजिक व्यवस्था का आधार है। स्वराज्य राष्ट्रीय प्रगति का मूल तत्व है और उनका मानना ये भी था कि स्वराज्य के अभाव में कोई औद्योगिक प्रगति नहीं हो सकती, न राष्ट्रीय शिक्षा प्राप्त हो सकती, न कोई सामाजिक सुधार हो सकता। यदि एक बार राजनीतिक सत्ता जनता के हाथ में आ जाए तो यह अन्य उद्देश्यों को भी सुगमता पूर्वक पूरा कर सकती है। और उन्होंने ये भी कहा कि यदि स्वराज्य न मिला तो भारत समृद्ध नहीं हो सकता। स्वराज्य हमारे अस्तित्व के लिए बहुत जरूरी है। वे ब्रिटिश नौकरशाही के इस तर्क से भी पूर्णतः सहमत थे कि स्वयं भारत के मामलों का प्रशासन नहीं संभाल सकते और उन्होंने हिंदू और मुसलमानों में परस्पर अविश्वास और फूट पैदा करने की ब्रिटिश नीति का भी कड़ा विरोध किया था और इस बात पर इन्होंने बल दिया था कि स्वराज्य प्राप्त हो जाने पर दोनों समुदायों के बीच अविश्वास और विद्वेष की कोई आशंका नहीं रहेगी। और उन्होंने कहा कि मैं जिस स्वराज्य की मांग कर रहा हूं वह किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं होगा, सभी भारतीयों की समस्याओं की हल करने का एकमात्र उपाय है। और तिलक ने न केवल स्वराज्य का नारा दिया वरन उन्होंने तप, त्याग, समर्पण और निष्ठा के साथ जीवन के एकमात्र आदर्श की ओर बढ़े। कार्यों का भारी स्वरूप चाहे जैसा भी हो, उन्होंने प्रत्येक कार्य देश की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए किया, देश की स्वराज्य प्राप्त करने के लिए ही किया था। और तिलक को अंग्रेजों की न्यायप्रियता में भी कोई विश्वास नहीं था जैसा अन्य उदारवादियों को था। उनका मूल
धारणा थी कि कोई भी साम्राज्यवादी शक्ति देश के हित में शासन नहीं करती है। साम्राज्यवाद का उद्देश्य शासित देश का राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक शोषण करना होता है। भारत में ब्रिटिश शासकों का भी यही उद्देश्य है और अंग्रेजों की न्यायप्रियता पर विश्वास करना अविवेकपूर्ण है।